Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Words. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty in Chatti Group of Institution. बच्चों जैसे प्रीवियस लेक्चर की पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सॉल्यूशन को स्टार्ट किया था और सॉल्यूशन के अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको डिस्कस की थी। क्लियर है? ओके, तो आज थोड़ा सा हम नेक्स्ट चलते हैं। तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को समझने के लिए मैं यहाँ पे काफ़ी एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर बात करूँगा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बेटा एक्चुअली हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ से भी रिलेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ बोलो या फिर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलो, बात आपकी एक ही है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम डेफिनेशन, सेम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आपको यूज़ करने को मिलती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपके डिफाइन होने वाले हैं वो स्टेप बाई स्टेप में डिस्कस करूँगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के बेस पे। ओके, तो अपन देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे मैंने जो एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैंने आपको दो बीकर लिए हुए हैं। ये फर्स्ट बीकर है, ये आपका सेकंड बीकर है। फर्स्ट बीकर के अंदर देखो बच्चों, आपको दे रखा है 10 ग्राम NaCl। सेकंड बीकर के अंदर आपको दे रखा है 30 ग्राम NaCl। और दोनों में जो बेटा आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपका सेम अमाउंट में है। इसमें फर्स्ट बीकर में आपने 10 ग्राम बेटा इसमें मिक्स करना है, सेकेंड बीकर के अंदर 30 ग्राम लिया हुआ है आपने। तो क्वेश्चन क्या अराइज होगा कि यहाँ पे दोनों में से मोर सॉल्टी कौन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व कैसे करना है, मोल सॉल्टी कैसे निकालना है, आपको यहाँ पे ग्राम पे नहीं जाना है। आपको यहाँ पे 10 और 30 दिख रहा होगा, इस पर नहीं जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या फोकस करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो दोनों केस में आपका सेकंड केस के अंदर इसको N2 बोल सकते हैं, फर्स्ट केस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग स्मॉल N1 बोल लेंगे। तो जब ग्राम गिवन है तो ग्राम के बेस पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, यस इट इज़ 10 डिवाइड बाई दैट इज़ 58.5। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का आपका 35.5। इन दोनों को आप ऐड करो। सेकेंड केस के अंदर बेटा नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपका 30 ग्राम डिफाइन है, डिवाइड बाई आपका 58.5 आपका यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो इन दोनों में से आपकी जो बिगर नंबर ऑफ मोल्स की जो बिगर वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली बेटा N2 में आपकी डिफाइन होगी। तो जब N2 में आपकी बिगर वैल्यूज डिफाइन हो रही है, दैट्स वाई आपका जो सेकेंड बीकर है ये आपका मोर सॉल्टी डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है? तो जो सेकेंड बीकर होगा ये आपका मोर सॉल्टी डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक दिमाग में और अराइज होता है कि भाई ठीक है, मैंने 10 ग्राम इसमें डाला था फर्स्ट बीकर में, सेकंड बीकर में 30 ग्राम मैंने डाला हुआ था, और मोल सॉल्टी मैंने जो निकाला, भाई सॉल्टी आपका जो सॉल्ट आपका जो इसमें ऐड किया है मैंने NaCl, इट इज़ ए टेबल सॉल्ट। तो यहाँ पे मोर सॉल्टी का मतलब क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे घर के अंदर भी आप देखते होगे शुगर सोल्यूशन जब भी आप डिजाइन करते हो, आप फॉर्म करते हो, तो शुगर सोल्यूशन में आप शुगर को ऐड करते हो वाटर मॉलिक्यूल्स में, देन आप उसे टेस्ट करके देखते हो कि ये आपका मोर मतलब स्वीट, तो इसमें स्वीटनेस तो क्रिएट नहीं हुई है। तो अगर मोर स्वीटनेस हो जाएगी तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं वहाँ पे और वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हो, या फिर इनिशियली आप जो शुगर है उसको आप कम से कम मिक्स करने की कोशिश करोगे। ओके, बैलेंस आप करोगे बेसिकली। तो ये जो टर्म हम प्रैक्टिकली करते हैं, लेकिन उसको मैथमेटिकली समझने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म की हेल्प लेते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको मैंने क्लासीफाई किया है। ओके, जा रहा हूँ सॉल्यूशन। जो मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मैं बार बार यहाँ पे अभी मैंने आपको बोला हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम एक बार अगर बात करेंगे तो किस तरीके से हम इसको लैंग्वेज में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपका जो सॉल्यूट है बेटा उसका कोई सा भी अमाउंट हो सकता है, आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आपको डिजॉल्व करना है। तो वहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका सॉल्यूशन टर्म डिफाइन किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि बेटा 10 ग्राम आपका यहाँ पे NaCl है वो, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आपका डिफाइन किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको अपन यहाँ पे क्या बेटा वर्ड यूज़ करेंगे, वो आपका सॉल्वेंट रहेगा। और सॉल्यूट पार्टिकल्स देखो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में आपको दिखाई गए हैं NaCl के। क्लियर है बच्चों? ओके, इसके बाद मैं चलता हूँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को और बेटर वे में समझने के लिए और थोड़ा सा प्रॉपर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आपका वही होगा कि किस तरीके से आप डिफरेंट एक्सप्रेशन आप डिज़ाइन कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के।
तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा हम मान लेते हैं हमारे पास सॉल्यूट है और आपका सॉल्यूशन आपका डिज़ाइन होगा। तो हालांकि आपको पता है कि भाई आपके पास सॉल्यूट होना चाहिए और प्लस आपके पास सॉल्वेंट होना चाहिए। क्लियर है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो उसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पे हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो भाई यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। तो आपके दो टर्म आने वाले हैं बेटा। पहला टर्म आपका डिफाइन होगा वेट, आप मास भी बोल सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। बेस और मास के अंदर कोई भी खास डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ ग्रेविटी को लेके हम लोग नहीं चलते हैं। नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा बेटा वॉल्यूम। तो वेट या फिर मास या फिर वॉल्यूम, इनको लेके हम किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो पहला टर्म हम अब बात कर सकते हैं बेटा कि मैंने लिया है सॉल्यूट को मैंने वेट लिया है, सेकेंड के अंदर मैंने वॉल्यूम लिया है। सॉल्यूशन की बात करें तो अपन ने यहाँ पे वॉल्यूम लिया है, यहाँ पे मैंने आपको वेट लिया है। तो इसमें पहला रिलेशन क्या बन सकता है, वेट के साथ वॉल्यूम का रिलेशन बन सकता है। सेकेंड रिलेशन क्या बेटा बन सकता है, क्रॉस देखो मैंने किया है, वेट का वेट के साथ रिलेशन बन सकता है। थर्ड वन इज वॉल्यूम का वॉल्यूम का रिलेशन बन सकता है। और फोर्थ वन आपका बनेगा वेट और वॉल्यूम से वेट का रिलेशन। ओके, क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे बेसिकली आपके 4 जो रिलेशंस हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज टर्म हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर। तो वहाँ पे हम इसको बिल्कुल हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको हम रिलेट करेंगे। ओके, तो आपके जो डिफरेंट एक्सप्रेशन आपके जो कॉन्सेंट्रेशन के यहाँ पे डिफाइंड हुए हैं, उसमें से आपका पहला केस देख सकते हो आप, मैंने अभी बताया था आपको, वेट बाई वॉल्यूम। सेकेंड वन इज वेट बाई वेट। थर्ड वन इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। थर्ड वन इज वॉल्यूम डिवाइड बाई वेट। ये तो बेटा आपके सारे के सारे जो ऊपर में टर्म आपको डिफाइन किए हैं, दीज आर दी परसेंटेज टर्म। ओके, तो हम परसेंटेज के बेस पर अगर मैं बात करूँ तो पहला केस बन सकता है वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज, एंड सेकेंड वन इज वेट बाई वेट परसेंटेज, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एंड फोर्थ वन इज वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज। नेक्स्ट आपका बनेगा बेटा मोलैलिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैलिटी के बारे में। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मलिटी एंड परसेंटेज बाई मास, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन। अगर मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ तो आप पार्ट्स पर मिलियन के बारे में भी आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वन इज पार्ट्स पर बिलियन। तो डिफरेंट आपके यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस होने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन को लेके। तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे स्टेप बाई स्टेप किस तरीके से हम बताने वाले हैं आपको। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बेटा, फर्स्ट आपका टर्म होगा दैट इज़ दी मोलैलिटी। ओके, तो फर्स्ट टर्म आपका मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी को हम लोग कैसे समझते हैं, तो मोलैलिटी को समझने के लिए एक्चुअली मोलैलिटी के अंदर मैं बात करूँ बेटा तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम से। एक्चुअली में आपका जो मोलैलिटी होगा उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि यहाँ पे लिखा है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो आपका वो जो रिलेशन आपका रहता है लीटर के साथ डेसीमीटर क्यूब का, वो यहाँ पे डिफाइंड किया है। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम स्मॉल एन डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। अगर आपका ml में होगा तो ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बेटा यहाँ पे वेट, तो वेट का मतलब अगर मैं बात करूँगा तो ऊपर बेटा नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स वर्ड अगर आपका यहाँ पे यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे जनरली हम मोलैलिटी के लिए यूज करते हैं कि आपको जो सॉल्यूट है बेटा वो इन टर्म्स ऑफ आपका वेट या फिर आपके बात कर सकते हैं मास, जो ग्राम यूनिट को कंटेन करेगा वो आपका डिफाइंड किया जाएगा। तो इसलिए हम बात करते हैं कि आपका जो मोलैलिटी है वो आपका वेट बाई वॉल्यूम टर्म आपका डिफाइन करता है कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। तो इसका बेसिक फॉर्मूला लिखा है मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब या वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। व्हाट इज द यूनिट, तो यूनिट आपको दिख रहा होगा बेटा, ऊपर आपका मोल्स है, नीचे आपका वॉल्यूम है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मोल, इसमें मैं कुछ और टर्म यूज करने बताने वाला हूँ आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकेंड, मोलैलिटी इज वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मोलैलिटी आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी रहती है, ये बिल्कुल सही। आपके स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत इजी आप बिल्कुल आप टिक कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे भी गए हैं। तो मोलैलिटी आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट, यस। आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे और क्वेश्चन होगा कि वॉल्यूम डिपेंडेंट आपकी क्वांटिटी कौन सी है, तो ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, दैट इज़ द मोलैलिटी। नेक्स्ट क्या है, मोलैलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो मोलैलिटी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। इन दोनों टर्म को आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे मोलैलिटी टर्म को रिलेट कर सकता हूँ। क्लियर है?
तो मोलरिटी टर्म को प्रॉपर रिलेट करने के लिए अगर मैं इसको एक टर्म अगर यूज करूं कि सपोज़ बेटा मैंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ शुगर, अगर मैं 1 मोल ऑफ शुगर की बात करता हूँ तो 1 मोल ऑफ शुगर का मतलब बेटा क्या है 342 ग्राम हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। या फिर हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल है बेटा तो 0.23 इंटू हम लिख सकते हैं 10⁻23। मैं बात कर रहा हूँ 1 मोल ऑफ शुगर की, तो 1 मोल ऑफ शुगर उसमें आपका 342 ग्राम हम बोल सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो आप देख सकते हो कि भाई जो आपका अमाउंट है 1 मोल, तो 1 मोल तो बेटा ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका 1 लीटर उसने बोला है, तो 1 से 1 कैंसिल करोगे तो आपका यहाँ पे जो मोलरिटी होगी दैट इज़ दी 1 मोलरिटी आपके यहाँ पे डिफाइंड की जाएगी। क्लियर है। अब इसमें डिफरेंट आपके टर्म्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको पहले बताने वाला हूँ। तो टर्म पे हम लोग चलने के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प लेना चाहूँगा। ओके, देन कौन कौन से आपके जो टर्म हो गए जो मोलरिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है सपोज 1 कैपिटल M, तो 1 कैपिटल M का एग्जैक्टली मीन क्या है। तो 1 कैपिटल M का एग्जैक्टली मीन होगा बेटा इट इज़ ए मोलर, हम इसको बोल सकते हैं दिस इज़ ए मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं ए मोलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपको बात करूंगा कि अगर आपको 1 M आपको दे रखा है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो मोलरिटी है दैट इज़ दी 1, यहाँ पे आपकी मोलरिटी कितनी है 1। अगर क्वेश्चन में उसने बोला है 2 कैपिटल M, तो इसका मीन क्या होगा बेटा, इसका मीन होगा कि यहाँ पे आपका जो मोलरिटी होगा दैट विल बी दी 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन के अंदर उसने अगर दे रखा है M/2, तो व्हाट इज़ द मीन, M/2 का आपका बेसिक मीन होगा, मैं अगर इसको बात करूँ तो 0.5 कैपिटल M भी हम लिख सकते हैं, तो इसको बेटा हम लोग बोलेंगे सेमी मोलर, दिस इज़ ए सेमी मोलर। क्लियर है, तो इसको हम सेमी मोलर बोल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आपका होगा दैट इज़ दी M/10। M/10 को हम क्या बोलते हैं, आपको न्यूमेरिकल के अंदर सीधे आपको यहाँ पे वैल्यू बेटा इस तरीके से बोलेगा, सेमी अगर बोले सेमी मोलर, इसका मतलब M/2 या 0.5 कैपिटल M। अब आपका M/10 बोलेगा तो हम इसको बेटा लिख सकते हैं 0.1 कैपिटल M। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे डिवाइड बाई 10 है, तो इसको हम बोल सकते हैं डेसी मोलर। क्या बोल सकते हैं, डेसी मोलर हम बट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपका बोल सकता है M/100, M/100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ ए 0.01 कैपिटल M। इसका मतलब इस बेटा 100 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इट इज़ ए सेंटी मोलर। क्लियर है। इसके बाद मैं बात करूँगा M/1000, तो M/1000 को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो बिल्कुल कि बेटा 1000 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.001 कैपिटल M। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मिली, इसको हम बोल सकते हैं मिली मोलर। नाउ दिस इज़ मिली मोलर, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं बिल्कुल। ये आपके डिफरेंट एक्सप्रेशन है, आपके इस तरीके से यहाँ पे डिफाइंड किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो मोलरिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो बेटा आपका मोलरिटी होगा कैपिटल M, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मोलरिटी के साथ बेटा आपका जो टेम्परेचर होगा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपका यहाँ पे मोलरिटी की वैल्यू इंक्रीज, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर आपका क्या होगा बेटा, डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर बात करूँ मैं टेम्परेचर की, अगर टेम्परेचर आपका बेटा इंक्रीज करेगा तो आपका मोलरिटी टर्म क्या होगा, डिक्रीज, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है आप लोगों को। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है, क्या बन सकता है वो भी देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन बोले कि भाई इतने टाइम्स आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका डाइल्यूटेड हो चुका है, मैं बोलूँ कि बेटा आपका जो सॉल्यूशन है उसको बेटा मैं x टाइम्स, क्लियर है, मैं x टाइम्स उस सॉल्यूशन को बेटा मैं इनिशियल जो सॉल्यूशन है आपको उसको मैं x टाइम डाइल्यूट करता हूँ। तो डाइल्यूट करने के बाद क्वेश्चन पूछे कि आपका जो मोलरिटी है सॉल्यूशन की वो फाइनल सॉल्यूशन जो आपका बनेगा तो इनिशियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में उसकी जो मोलरिटी है वो कितनी टाइम्स आपकी डिक्रीज़ करेगी या इंक्रीज़ करेगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि x टाइम आपका सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, डाइल्यूटेड बेटा कहीं ना कहीं एडिशन ऑफ एक्वस, एडिशन ऑफ एक्वस का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ एक्वस को हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। हम बात करें डाइल्यूशन की, यस। तो आपका जो मोलरिटी होगा वो x टाइम आपका डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ नहीं बेटा। अगर आपका x टाइम में सोल्यूशन को बेटा मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, x टाइम मैंने सोल्यूशन को डाइल्यूट किया है तो वहाँ पे आपका
क्वेश्चन में रहेगा कि भाई यहाँ पे x टाइम आपका जो सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी डिक्रीज और इंक्रीज, तो आपका नंबर वही रहेगा, x टाइम ही रहेगा, लेकिन आपका जो मोलरिटी होगा दैट विल बी डिक्रीज, तो मोलरिटी आपकी डिक्रीज करेगी। क्लियर है आप लोगों को? ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके इसके बाद मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ, मोलरिटी आपका फिनिश हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉर्मलिटी। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो और मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई दे दूंगा। तो भाई नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मलिटी आपका जैसे बात मैंने की थी मोलरिटी टर्म को, तो मोलरिटी टर्म भी आपका वेट बाई वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, तो नॉर्मलिटी भी आपके वेट बाई वॉल्यूम टर्म को ही रिप्रेजेंट करेगी कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? तो नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट का आपका मतलब होगा, अगर मैं एक सिंपल टर्म बोलूँ, इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट का बेसिक मीन क्या है? मैं अगर इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई इट इज़ ए इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम को हम लोग सीधा बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मोलरिटी के अंदर क्या रहता है बेटा? मोल्स रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि आपका जो इक्विवेलेंट टर्म है उसको हम लोग ग्राम में डिफाइन करते हैं, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर देते हैं, दैट इज़ दी ग्राम इक्विवेलेंट। तो आपका यहाँ पे बनेगा कि ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यस वेरी इंपॉर्टेंट इज सॉल्यूट, प्रेजेंट इन 1 लीटर या फिर आपका 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर आपका? तो मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स था डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। मोलरिटी के अंदर नॉर्मलिटी में क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। जहाँ पे आपका बेसिक फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपका डिज़ाइन हो जाएगा। यूनिट आपको क्लियर हो चुकी है, इक्विवेलेंट आपका ऊपर रहेगा, डिवाइड बाई नीचे आपका वॉल्यूम में लीटर या फिर आपका डेसीमीटर क्यूब इनवर्स रहेगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नॉर्मलिटी क्या आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार को याद रखना है। नॉर्मलिटी आपकी वॉल्यूम डिपेंडेंट रहेगी, बिल्कुल सही है। क्या नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है कि? यस, ये भी आपकी नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। क्लियर है? अब यहाँ पे आपके डिफरेंट टर्म्स होंगे, उन डिफरेंट टर्म्स को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं उस टर्म पे हम लोग चलने वाले हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे मोलरिटी के अंदर मैंने बात की थी, नॉर्मलिटी के अंदर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि बेटा हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैं बात करूँ सपोज़, अगर इस बीकर के अंदर आपका नॉर्मलिटी बेटा सपोज आपका कैपिटल N है। क्लियर है? और अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि अगर बेटा इसको मैंने x टाइम बेटा मैंने डाइल्यूट कर दिया है, मैंने इसको x टाइम डाइल्यूट किया है, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा मैंने ऐड कर दिया है, तो क्वेश्चन ये होगा कि आपका जो रिजल्टेंट आपका जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा उस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आपका नॉर्मलिटी टर्म किस तरीके से आपका डिफाइन किया जाएगा। तो अगर x टाइम अगर आपने डाइल्यूट किया है नॉर्मलिटी को, तो आपका जो रिजल्टेंट आपका जो नॉर्मलिटी होगा बेटा वो x टाइम ही आपका डिक्रीज करेगा। x टाइम क्या हो जाएगा बेटा? आपका डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो आप बिल्कुल प्रॉपर वे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। एक्चुअली बेसिक आपके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेंगे जब मैं न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करूँगा। ओके, इसके बाद मैं बात करूँगा कि भाई अगर मैं बात करूं बेटा कि 5 कैपिटल N, ऐसे क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दिस इज पेंटा नॉर्मल। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बेटा बोला गया उसने पेंटा नॉर्मल, इसका मतलब वो 5, उसकी नॉर्मलिटी कितनी है? 5। अगर बेटा क्वेश्चन में उसने 10 कैपिटल N बोला है, इसका मतलब क्या है? दिस इज डेका नॉर्मल, डेका नॉर्मल। नेक्स्ट वो आपको ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन में n डिवाइड बाई 2, n बाई 2, इसका मीन क्या होगा? इसका मीन होगा आपका सेमी नॉर्मल। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में सेमी नॉर्मल बोलते हैं इसका मतलब आपका नॉर्मलिटी की वैल्यू बेटा कितनी होगी? दैट इज़ 1/2। तो n की आपको 1/2 पुट करना होगा। नेक्स्ट पूछ सकते हैं बेटा n/10, तो n/10 बेटा आपको n 10 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा इट इज़ डेसी नॉर्मल। क्लियर है? इसी तरीके से आपका n बाई अगर 100 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सपोज 0.01, ऐसे भी क्वेश्चन में आपको लिखा मिल सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटी नॉर्मल। क्लियर है? अगर n/1000 हुआ तो आप उससे मिली नॉर्मल बोल सकते हो। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ आपको मिल सकते हैं।
तो आप इजीली आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं। ओके यस बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट आपका और बात की जाती है, वो क्या है उसको ज़रा हम लोग फोकस करेंगे कि भाई मैंने बात की थी फॉर्मूले के अंदर नॉर्मलिटी में कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मैंने बात की थी ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि आपका जो इक्विवेलेंट आपका जो वेट है वो इन टर्म्स ऑफ ग्राम यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ऊपर हम बात कर सकते हैं भाई ग्राम में, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, तो पहले इस पर हम बात कर लेते हैं जीएमई पे। तो ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग जीएमई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा इसमें वर्ड है ग्राम और इक्विवेलेंट। तो ऊपर बेटा हम लोग लिख सकते हैं ग्राम और नीचे हम लोग लिख सकते हैं सीधा इक्विवेलेंट वेट। बेटा मैंने ऊपर ग्राम लिखा है, इसका मतलब आपका वेट हो सकता है या फिर आपका मास डिफाइन हो सकता है। तो क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट का मास दिया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ ग्राम दे सकता है, डिफरेंट यूनिट में दे सकता है, आपको ग्राम में चेंज करना है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट करना है। एक क्वेश्चन और बनता है कि हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई बैलेंसी फैक्टर या फिर आपका बैलेंस फैक्टर। तो अब क्वेश्चन ये बनना है कि बैलेंस फैक्टर क्या होता है और उसको हम किस तरीके से करेंगे अंडरस्टैंड। क्लियर है बच्चों? ओके यस, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम एसिड के बारे में बात करेंगे। तो बेटा एसिड का जब भी बैलेंस फैक्टर आपको बताना है, क्वेश्चन में कोई भी गिवन एसिड होगा तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ H+ आयन आपके कितने रिलीज हुए हैं या फिर नंबर ऑफ OH- आयन कितने एक्सेप्ट हुए हैं। क्लियर है? तो उसको हम लोग बोलते हैं उस एसिड का बैलेंस फैक्टर। बेस की बात करूंगा तो बेस के लिए बेटा बैलेंस फैक्टर देखो एसिड के लिए क्या था आपका कि नंबर ऑफ H+ आयन कितने आपके रिलीज हो सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ OH- आयन कितने आपके एक्सेप्ट हुए हैं, तो वही उस एसिड का बैलेंस फैक्टर होगा। बेस के लिए क्या होगा, बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस के लिए बेटा क्या होगा, कितने आपके नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज हुए हैं या फिर कितने H+ आयन आपके एक्सेप्ट हुए हैं, तो वही उस बेस के लिए बेटा क्या होगी, उसकी बैलेंसी फैक्टर होगी। तब एक नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेके। तो मैंने बात की नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन एंड OH- आयन। तो कभी कभी क्वेश्चन में बेसिसिटी और एसिडिटी टर्म आपको बोल सकता है, तो एसिड के लिए हम लोग बेसिक टर्म यूज करेंगे और बेस के लिए बेसिसिटी टर्म एसिडिटी हम टर्म यूज करते हैं। तो कभी कभी सिर्फ नंबर्स देगा, मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक। तो आपको जो नंबर्स है ना, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, अगर बोलेगा एसिड के अंदर मोनो बेसिक बोलेगा, इसका मतलब बेटा 1, वहाँ पे कहीं ना कहीं 1 आपका H+ आयन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। बेस की बात करूँगा उसमें बोलेगा मोनो एसिडिक बेस, मतलब वहाँ से आपका 1 OH- के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है? ओके इसके बाद मैं बात करूँगा एग्जाम्पल्स को लेकर कि भाई H2SO4 को बेटा मैं डिसोशिएट करूँगा तो यहाँ से 2 H+ आयन बेटा रिलीज होंगे। क्वेश्चन क्या है कि कौन से H+ आयन बेटा रिलीज होते हैं, तो जब भी आप बनाओगे बेटा H2SO4 का स्ट्रक्चर, तो अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे समझाने के लिए, तो आप देख सकते हो कि आपका बेटा यहाँ पे सल्फर है, सल्फर की बैलेंसी बेटा आपकी 6 होती है। सल्फर डबल बॉन्ड O हम लगाएंगे बेटा, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है बेटा 4 और हाइड्रोजन कितना है 2, तो मतलब 2 OH तो आपको बनने वाले हैं। ये आपका बहुत ईजी सॉर्ट रहेगा, 2 OH हम बना देंगे, एक डबल बॉन्ड O मैंने ऊपर बना दिया बेटा। अभी इसकी बैलेंसी कितनी बचे, अभी भी इसकी बैलेंसी आपकी 2 बच रही है। तो भाई यहाँ पे आपका अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो नाउ दिस इज डबल बॉन्ड O। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो बेटा मोस्ट एसिडिक है, बिकॉज इट इज़ अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम। तो जब ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो आपका एटम बेटा अटैच है हाइड्रोजन, उसी को हम लोग बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। तो आसानी से बेटा आपका ये रिलीज हो जाएगा और रिलीज होने के बाद आपको जो बनेगा यहाँ पे सल्फेट आयन बेटा वो रेजोनेंस करके स्टेबल आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 2 H+ आपके, तो कोई भी एसिड है उसमें से ये फोकस करना होता है आपको मैक्सिमम कि कितने आपके एसिडिक हाइड्रोजन है जो इजीली आपके रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद जो बनेगा एनायन वो किस तरीके से आपका मैक्सिमम स्टेबल होगा, उसके पीछे आपका रेजोनेंस एंड सम अदर फैक्टर्स आपके वर्क करते हैं। तो यहाँ पे 2 H+ आयन आपके रिलीज हो रहे हैं, तो बैलेंस फैक्टर आपका 2। NaOH की बात कर लेते हैं, तो कितना OH- रिलीज हुआ है बेटा, यस इट इज़ 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 1। तो ये मैंने बात की फॉर एसिड एंड बेस। क्लियर होगा आपको? ओके बच्चों, जैसे अगर कभी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर दे रखा है बेटा कभी केमिकल रिएक्शन, तो जब आपको रिएक्शन दे रखा है तो उसके बेस पे हम कैसे करते हैं अंडरस्टैंड कि भाई वहाँ पे कितना आपका बैलेंसी फैक्टर होगा, बैलेंस फैक्टर कितना होगा। तो जैसे रिएक्शन बेटा H3PO4 प्लस आपका NaOH, फॉर्मेशन ऑफ Na2HPO4 एंड आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, तो रिएक्शन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यस, अब क्वेश्चन क्या है कि इस एसिड ने कितने आपके H+ आयन को रिलीज़ किया है, जो बेटा बेस के साथ इस NaOH के साथ जो यहाँ पे रिलीज होगा OH-, उससे कितना आपका H+ आयन मिक्स हुआ है इस OH- के साथ।
तो आप यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ से आपका जो सॉल्ट बना है उस पर फोकस करो आप, यहाँ से समझ आपको आएगा कि भाई सॉल्ट पे देखो तो सॉल्ट पे बेटा क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको 2 सोडियम दिख रहा है बेटा, तो कहीं ना कहीं आपका 2Na मैं प्लस अगर बोलता हूँ यहाँ पे, और प्लस आपका HPO4 यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इट इज़ सपोज -1, अगर लेकिन यहाँ पे H3 है तो H3 का मतलब बेटा कहीं ना कहीं इसने यहाँ पे दिख रहा है HPO4, तो बेटा 2 हाइड्रोजन आपके रिलीज हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे आपका -2 डिफाइन होगा। यस, चार्ज आपका यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस होना चाहिए, तो जो सॉल्ट है उससे हम फोकस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका एसिड है बेटा उसने 2 H+ आयन रिलीज़ किए हैं, क्लियर है, और यहाँ से 2 OH- आयन आपके रिलीज हुए होंगे, तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ 2H2 आपका हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 2 आपके हाइड्रोजन यूज हुए हैं, तो दैट, या फिर हम बात कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस 2 OH- यूज हुए हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 2। ओके, क्लियर है, बाई वॉल्यूम। अब मैं यहाँ से बात करूँगा दैट इज़ द परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, तो ठीक है, इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट है बेटा आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब बेटा ऊपर आपका W डिफाइन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो ये भी आपका वेट बाई वॉल्यूम टाइप का ही कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको हम बात कर सकते हैं बेटा ऊपर W है, W का मतलब क्या बेटा मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिफाइंड होगा, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट बेटा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो ऊपर आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ ग्राम रहेगा, और बेटा हम किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बेटा नीचे वॉल्यूम है तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, भाई यहाँ पे परसेंटेज की बात की है इसलिए बेटा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन आपका लिया जाएगा, क्लियर है। ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाइड बाई आपका रहेगा यहाँ पे 100। एक क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि इफ़ ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 10% वेट बाई वॉल्यूम आपका स्ट्रेंथ है, तो आपको यहाँ पे बताना इसका मीन क्या होगा, तो इसका मीन कुछ ऐसा होगा कि बेटा हम बात कर सकते हैं कि 10% वेट बाई वॉल्यूम लिखा है, तो 10 ग्राम तो आपका NaCl आपका डिफाइन हो जाएगा, कितने बेटा आपका सोल्यूशन कितना होगा, सोल्यूशन आपका रहेगा 100 ml, जिसको 10% वेट बाई वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा मोलैलिटी, तो मोलैलिटी पे हम फोकस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया मोलैलिटी, मैंने बताया आपको नॉर्मलिटी, अब मैंने आपको बात की बेटा परसेंटेज के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं मोलैलिटी के बारे में। तो मोलैलिटी टर्म क्या होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो मोलैलिटी, लेकिन बेटा आपका मोलैलिटी आपका वेट बाई वॉल्यूम बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिफाइन नहीं करता है, ये डिफाइन करता है बेटा वेट बाई वेट टर्म को, क्लियर है, वेट बाई वेट टर्म को ये डिफाइन करेगा आपका मोलैलिटी। तो डेफिनेशन में क्या होगा, इसमें रहेगा आपका मोलैलिटी आपका डिफाइन करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा किस में प्रेजेंट होंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला आपका यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, आपको यूनिट्स भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। यस, तो अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्या मोलैलिटी आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, नहीं, मोलैलिटी आपका वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और मोलैलिटी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी होता है, मतलब आपका मोलैलिटी ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये दोनों ही टर्म आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखने हैं, क्लियर है। ओके, इसके बाद अब मैं चलने वाला हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को, उसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद मैं काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, उसको आपको याद रखना है कि जनरली अगर मैं बात करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन होगा और वहीं पे 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन अगर बेटा आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन कर रहा है, एक मोलर है एक आपका मोलर है, तो हमेशा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, हमेशा आपका 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं तो वहाँ पे बेटा आपका डेंसिटी पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो वहाँ पे आपका ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है बेटा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब भी एक्वस सॉल्यूशन की बात करेगा तो हमेशा मोलर आपका जो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बट इन केस ऑफ नॉन एक्वस की बात करेंगे तो नॉन एक्वस में डेंसिटी पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन की, तो वहाँ पे आपको इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और लेस देन भी आपको मिल सकता है, क्लियर है। ओके, इसके बाद अब मैं बात करूँगा परसेंटेज बाई मास। तो परसेंटेज बाई मास के बारे में हम अभी किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो परसेंटेज बाई मास को डिफाइन करना है तो बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे वेट बाई वेट परसेंटेज की। तो भाई ऊपर भी वेट है, आपको नीचे वेट दिख रहा है, तो हम वेट बाई वेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ये इसका टाइप होगा।
और इसके बेसिक फॉर्मूले की बात करूँ तो ऊपर आपका वेट, तो आपका मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिफाइन किया जाएगा बेटा ग्राम के अंदर, नीचे आपका सोल्यूशन का बेटा मास रहेगा ग्राम के अंदर, उनटू करेंगे बेटा हम 100 से मल्टीप्लाई, हो बेटा 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज। क्लियर है। अब यहाँ से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ऊपर, नीचे बेटा मास ऑफ सोल्यूशन है, तो मास ऑफ सोल्यूशन बेटा किससे बनेगा बेटा सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू आपका 100। तो कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली देखूंगा कि किस तरीके से वेट बाई वेट परसेंटेज आपका डिफाइन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि इफ़ ए सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इज़ 15% 15 वेट बाई वेट इन स्ट्रेंथ। बेटा यहाँ पे 15% आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है 15% अगर आपको यहाँ पे दे रखा है तो 15% क्या बता रहा है कि भाई ऊपर भी वेट है नीचे भी आपको वेट डिफाइन है, तो 15 ग्राम हम बोल सकते हैं बेटा आपका जो सॉल्यूट होगा दैट इज़ द Na2CO3, उसमें बेटा आपका नीचे वेट है, मतलब बेटा वो वेट डिफाइन करेगा सोल्यूशन के अमाउंट को, दैट इज़ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरीके से भी आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको चीज़ें मिल सकती हैं जो इजीली आप कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट बेटा मैं बात करूँगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की, तो इसे ही देखेंगे, ये भी आपका ईजी है। लेकिन यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं आपका ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैटेगरी का आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करेगा, जहाँ पे इसका आपका बेसिक डेफिनेशन क्या होगा उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका है परसेंटेज बाई वॉल्यूम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू 100 पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज इट इज़ परसेंटेज, तो आपका 100 पार्ट आपको डिफाइन करेगा सॉल्यूशन के साथ। ऊपर आपका वॉल्यूम है, मतलब बेटा वॉल्यूम सॉल्यूट आपका रहेगा ml के अंदर, नीचे आपका रहेगा वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml, और इनटू बेटा हम लोग करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको मैथमेटिकली समझूँ तो एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, इफ़ ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज़ 1.86% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इन स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ऊपर बेटा देखो वॉल्यूम, नीचे भी आपका वॉल्यूम टर्म है, तो बेटा 1.86 ml बेटा यूरिया जो आपका सॉल्यूट है वो ऊपर डिफाइन किया जाएगा, और आपका 100 ml ऑफ सॉल्यूशन आपको नीचे डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है। ओके, इसके बाद मैं बात करूँगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन टर्म आपको ऑलरेडी अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो ईजी आपको आता होगा। मोल फ्रैक्शन बेटा वर्ड से आप देखो, इसमें बेटा किसके बारे में बात की जा रही है, इसके बेटा यहाँ पे बात की जा रही है मोल्स के बारे में, और फ्रैक्शन का बेटा बेसिकली मीन क्या होता है, रेशियो, तो कहीं ना कहीं मोल्स के रेशियो के बारे में बात की जा रही है। तो जब बेटा मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन बेटा जब बनता है तो बेटा किससे बनता है, मैं यहाँ पे बात करूँगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ठीक है, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो बनेगा बेटा क्या आपका सॉल्यूशन। तो भाई क्वेश्चन ये होगा कि भाई मोल फ्रैक्शन किसका होगा, तो मोल फ्रैक्शन बेटा देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आपको नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ही आपका जो मोल्स हैं वो कहीं ना कहीं रेशियो में अगर मैं डिफाइन कर दूंगा है ना, तो उसको आपको मोल फ्रैक्शन टर्म में हम यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे ध्यान से किस तरीके से आपका किया जाता है। तो डेफिनेशन पे देखते हैं पहले, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, सॉल्यूट हो सकता है सॉल्वेंट हो सकता है, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको बन ही मिलेगा, बिकॉज सॉल्वेंट तो हमेशा आपका फिक्स बेटा बन रहता है, और सॉल्यूट हमेशा आपको मोर देन वन भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। आप क्वेश्चन ये है कि अगर N1 आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके बेटा सॉल्वेंट के, N2 है आपके सॉल्यूट के मोल्स, तो देखो मोल फ्रैक्शन बेटा हम लोग x से करते हैं रिप्रेजेंट, तो x1 क्या बनेगा N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, बेटा टोटल हम नीचे ऐड लिखते हैं सॉल्यूशन के। अगर बेटा मैं N2 बात करूँ तो N2 बेटा क्या है, N2 आपका सॉल्यूट का मोल्स है, तो यहाँ से बनेगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बनेगा N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के अंदर हम सिंपल क्या निकालते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं जहाँ पे आपका सॉल्यूट बन होगा सॉल्वेंट आपका बन होगा, और जिस पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपको मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो वहाँ पे जिसके आपको वैल्यू निकालने हैं तो उसके मोल्स बेटा आपके ऊपर रहेंगे, टोटल मोल्स आपके नीचे रहो, अब उससे आप ऐड करो और डिवाइड कर दो। क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के अंदर कुछ और भी टर्म हम देखने वाले हैं। जैसे मैं बात करूंगा बेटा बेसिक फॉर्मूले तो आपके यही थे। अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेटा मोल फ्रैक्शन को मैं ऐड करता हूं तो देखो आप ऐड करने बेटा नीचे क्या मिलेगा N1 प्लस N2, तो भाई देखो अब इसको ऐड करेंगे बेटा इसका एलसीएम देखो आपको यही मिलेगा N1 प्लस N2, तो भाई ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी N1 प्लस N2 मिलेगा तो आपको मिलेगा 1। इसका मतलब ये हो कि भाई अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऐड करता हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तो डेट इज ऑलवेज 1। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। इस तरीके से ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी आपने पढ़ी होंगी, बट मैं आपको सिर्फ एक बार
क्लियर कर रहा हूँ, आपको मैं याद दिला रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट बेटा पार्ट है आपका, डिस्कस करूँगा बेटा पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन बेटा इसको हम लोग पीपीएम से करते हैं रिप्रेजेंट। तो पार्ट्स पर मिलियन एक्चुअली में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन को समझने के लिए, पार्ट्स पर मिलियन एक्चुअली में बेटा आपका वेट बाई वेट भी आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म का टाइप होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, वेट बाई वॉल्यूम भी हो सकते हैं। इन तीनों आपको टर्म को याद रखना है। ओके, इसमें आपका बेसिक डेफिनेशन की बात करता हूँ, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर जो मिलियन वर्ड है बेटा वो 10 की पावर 6 को डिफाइन करता है, 10 की पावर 6 को डिफाइन करेगा। क्लियर है? अगर बेटा नीचे वेट होगा तो 10 की पावर 6 ग्राम हम बोलेंगे। अगर आपका वॉल्यूम डिफाइन किया जाएगा तो उस तरीके से हम लोग सेंटीमीटर क्यूब वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन इज डिफाइंड एज मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम टर्म हम डिफाइन करते हैं बेटा किसका, सॉल्यूट का, इन ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखा है पर 10 की पावर 6 ग्राम और 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या बना है इसका बेसिक फॉर्मूला, आप इसको याद रखना है। मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बेटा ऊपर रहेगा, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। नीचे रहेगा आपका टोटल मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। मास होगा तो मास नीचे होगा सॉल्यूशन का, और अगर आपका वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम नीचे आपका डिफाइन किया जाएगा। इनटू बेटा रहेगा 10 की पावर 6, यही डिफाइन कर रहा है इट इज ए पार्ट्स पर मिलियन। जैसे क्वेश्चन है कि इफ ए सॉल्यूशन ऑफ एनी सेल इज 10 ppm वेट बाई वॉल्यूम इन स्ट्रेंथ, तो बताओ भाई इसका मीन्स क्या होगा। इसका मीन होगा कि भाई 10 ppm के बारे में बात कर रहा है, वेट बाई वॉल्यूम। तो भाई ऊपर तो आपका एनी सेल बेटा ग्राम में हो जाएगा 10 ग्राम, ऊपर वेट है ना, नीचे आपका वॉल्यूम है तो बेटा आपको नीचे हो जाएगा 10 की पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने बात की है पीपीएम के बारे में, क्लियर आपको हुआ होगा। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ किस तरीके से आपका रिलेशन होता है उसको हम लोग करेंगे यहाँ पे डिफाइन। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा फॉर्मेलिटी। ठीक, तो फॉर्मेलिटी वर्ड को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं उसको आपको देखना है। फॉर्मेलिटी टर्म भी आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो फॉर्मेलिटी टर्म को अगर मैं रिलेट करूं तो फॉर्मेलिटी टर्म बेटा एक्चुअली में आयोनिक सॉल्यूट के लिए काम करता है। पहला पॉइंट देख लो, ये आयोनिक सॉल्यूट के लिए काम करेगा। और ये जो आयोनिक सॉल्यूट्स बेटा जो होंगे वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे बेटा नेटवर्क ऑफ आयंस की फॉर्म में। क्लियर है? नेटवर्क ऑफ आयन की फॉर्म में बेटा ये करेंगे एग्जिस्ट। तो फॉर्मेलिटी टर्म को मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मेलिटी टर्म बेटा काम करता है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। जहाँ पे हम आयोनिक सॉल्यूट्स की बात करते हैं वो बेटा वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आपको जनरली नहीं मिलेंगे, लेकिन वो नेटवर्क ऑफ आयंस की फॉर्म में आपको मिलेंगे, एग्जिस्ट करते हुए आपको डिफाइन किए जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे जो फॉर्मेलिटी टर्म जो आयोनिक के लिए आपका डिफाइन किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो किस तरीके से बनेगा। तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू आपका डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बेटा हम लोग ऊपर डिफाइन करेंगे और इसको हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। क्लियर है? अब ये बेटा ये आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, तो ऊपर हम बात कर सकते हैं जनरली हम मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट आपका ऊपर हो सकता है। तो नीचे अगर मैं बात करूँगा तो भाई इसको अगर मैं मास में डिफाइन करूँगा तो ऊपर बेटा आपके नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास आपके डिफाइंड है। तो एक्चुअली में ये आपका जो डिफाइन करता है वो अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो क्लियर करने के लिए अगर इसका बेसिक फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट। तो देखो जरा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो F इक्वल टू लिख सकते हैं हम मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट इन ग्राम, है ना। तो मास ऑफ आयोनिक जो आपका सॉल्यूट होगा उसको हम ऊपर लिख सकते हैं डिवाइड बाई, नीचे होगा आपका ग्राम फार्मूला, नीचे होगा ग्राम फार्मूला मास बेटा ये किसका होगा, ये होगा आपके सॉल्यूट का, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फार्मूला मास को। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों में डिस्कस करूंगा दैट इज दी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी टर्म को हम पहुंच चुके हैं, डिफाइन करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन आपका फिनिश हो चुका है सॉल्यूशन चैप्टर का। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी टर्म को आपको समझ में बेटा आ रहा होगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि समथिंग कुछ आपका डिज़ोल्व किया जाएगा, किसी पर्टिकुलर अमाउंट आपका लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, समथिंग कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसको प्रॉपर डिफाइन करूं तो मैं इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ किसका बेटा, सॉल्यूट का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसको आपको डिजॉल्व करना है बेटा सॉल्वेंट के अंदर, बट अब वो सॉल्वेंट आप स्पेसिफाइड अमाउंट के अंदर डिजॉल्व करेंगे, लेकिन टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए बेटा। टी क्या होना चाहिए आपका, टेम्परेचर हमेशा आपका रहना चाहिए यहाँ पे कांस्टेंट। क्लियर है? तो पॉइंट आपका ये होगा कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ सॉल्युबिलिटी को कि, लेकिन बेटा यहाँ पे चीज़ एक और आती है कि भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको डिजॉल्व करो, बट इसका एक्चुअली मीन क्या है। तो हम सॉल्युबिलिटी को हमेशा डिफाइन करते हैं सैचुरेशन पॉइंट पे। तो सैचुरेशन पॉइंट का मीन क्या है कि जितना अमाउंट आपका डिजॉल्व हो सकता है किसी बीकर के अंदर आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, उतना आप उससे डिजॉल्व करो इसलिए। तो जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का बेसिकली मीन आपको समझ में आपको आना चाहिए कि बेटा ये डिफाइन कर रहा है सैचुरेशन पॉइंट को। तो आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। इसमें बेटा पहला पॉइंट आपका आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो हम डिजॉल्व करते हैं सॉल्यूट को, वो मैक्सिमम अमाउंट हम डिजॉल्व कर सकते हैं जितना आपका डिजॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर। तो वही बेटा हम लोग इसी को हम टर्म यूज़ करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेशन पॉइंट, जो रहेगा आपका फिक्स या कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी में के लिए बेटा सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे आपकी डिपेंड होती है, किस तरीके से अफेक्ट होते हैं। जिसमें आपका पहला जो फैक्टर आता है दैट इज़ दी नेचर ऑफ सॉल्यूट। फर्स्ट आपको मिलेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है बेटा, आयोनिक, या फिर आपका, अगर मैं एक सिंपल सा टर्म बोलूँ, अगर आपका सॉल्यूट आयोनिक हुआ तो सॉल्वेंट भी आयोनिक होना चाहिए मिक्सअप के लिए। नेक्स्ट अगर बात करूँ, अगर आपका सॉल्यूट बेटा आयोनिक नहीं हुआ तो सॉल्वेंट भी आपका आयोनिक नहीं होना चाहिए, तो ही बेटा आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस हो सकता है। सेकेंड फैक्टर की बात करूँ मैं, तो सेकेंड फैक्टर होगा आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो भी सॉल्यूट होगा बेटा और जो सॉल्वेंट होगा, दोनों का नेचर आपका सेम होना चाहिए, तभी आपका दोनों के अंदर डिसोल्यूशन प्रोसेस आपका यहाँ पे परफॉर्म हो सकता है। मैं थर्ड फैक्टर की बात करूँगा, तो तीसरा फैक्टर होगा आपका दैट इज़ दी टेम्परेचर, और फोर्थ फैक्टर होगा आपका दैट इज़ दी प्रेशर। क्लियर है? तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपके चार फैक्टर हैं, रिवाइज करो आप। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड फैक्टर आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड वन इज टेम्परेचर, नेक्स्ट वन इज प्रेशर। ये सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। और सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बताई थी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का बेसिक मीन क्या है कि आपको सैचुरेशन पॉइंट तक जो मैक्सिमम अमाउंट आपका सॉल्यूट का हो सकता है उसे आप डिजॉल्व करो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी चार फैक्टर्स पे आपकी डिपेंड करेगी। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। क्लियर है? ओके। इसके बाद अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल आपका क्या है। तो सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल की बात करूंगा, तो आपका जो सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल होगा, तो सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल आपका बेसिक होगा लाइक डिजॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब आपका जो जैसा बेटा सॉल्वेंट का नेचर होना चाहिए वैसा ही सॉल्यूट का नेचर होना चाहिए। जैसा आपका सॉल्वेंट का नेचर वैसा सॉल्यूट का नेचर होना चाहिए, और जैसा सॉल्यूट का नेचर होगा वैसे आपका सॉल्वेंट का नेचर होना चाहिए, तो ही बेटा आपका यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिसिस प्रोसेस आपका अप्लाइड होगा। क्लियर है? जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, तो अगर बेटा आपके पास सॉल्यूट NaCl है, इट इज़ आयोनिक इन नेचर, तो आपका सॉल्वेंट बेटा वाटर मॉलिक्यूल से होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर आयोनिक। तो बेटा यहाँ पे आपका इजीली क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे मैं बात करूँ, सपोज आपके पास प्रेजेंट है NaCl, और यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ सपोज CCl4, तो मुझे बताओ बेटा क्या यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी हो सकता है सेकंड में? नहीं हो सकता है। क्यों? NaCl तो आपका आयोनिक है, बट CCl4 बेटा देखो उसका डायपोल मोमेंट आपका 0 होता है ना। यस, तो इसका मतलब बेटा ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो दैट्स वाई हम इसमें बात कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो सॉल्युबिलिटी बेटा डिफाइन नहीं की जाएगी, लेकिन फर्स्ट में आपकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन की जाएगी। बट अगर इसको मैं अगर ऐसे बोल दूँ कि बेटा CCl4 के साथ अगर आप C6H6 बेंजीन को मिक्स करना चाहते हो, तो डेफिनेटली बेटा बोथ आर नॉन आयोनिक, तो ईजिली यहाँ पे आपका ये सॉल्युबिलिसिस प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आपकी डिफाइन की जाएगी। क्लियर है? ओके। ओके तो बच्चों देखो देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिसोल्यूशन। ये आपका थ्योरी का पार्ट है। डिसोल्यूशन का बेसिक मीन क्या है कि जब आपका सॉल्यूट और आपका जब सॉल्वेंट बेटा दोनों मिक्स होंगे। क्लियर है? हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड के लिक्विड के साथ मिक्सअप की।
तो जो आपका सॉलिड सॉल्यूट मिक्स होगा बेटा सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट आपका यहाँ पे लिक्विड होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट है बेटा, वो आपका डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज करेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टलाइजेशन बेटा आपका डिसोल्यूशन का रिवर्स होता है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई आपका जो डिजॉल्व आपका जो सॉल्यूट है बेटा सॉल्यूशन के अंदर है ना, तो अगर बेटा उस सॉल्यूट पार्टिकल्स के अंदर बेटा अगर आपको वहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन होगा आयंस के बीच में, अगर बेटा वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि लिखा है कि सॉल्यूट कोलाइड विद ईच अदर एंड गेट सेपरेट आउट, है ना, फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन से बेटा बाहर आ जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब बेटा मिक्स होगा तो यहाँ से बनेगा आपका सॉल्यूशन। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन प्रोसेस। और जब बेटा सॉल्यूशन से रिवर्स हो जाएगा बेटा आपका सॉल्यूट बाहर निकल जाएगा सॉल्यूशन से, तो उसको हम लोग इसका रिवर्स बेटा डिसोल्यूशन रिवर्स क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो इसको हम समझेंगे कुछ इस तरीके से कि भाई इसमें बोला है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हमने बेटा बात किया है कि किस तरह इक्विलिब्रियम का बेसिक मीन क्या है कि बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों के अंदर बेटा आपका इंटर कन्वर्टिबल आपकी फॉर्म डिज़ाइन होती रहे एक पर्टिकुलर आपके कॉन्सेंट्रेशन या पर्टिकुलर टाइम पे। तो हम बात कर सकते हैं स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम को लेके, क्या आपका डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, क्या मिलता है, तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट गोइंग इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। मतलब जितना आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में गया है आपके सॉल्वेंट के साथ, जो सॉल्यूशन में डिफाइन किया गया है आपका, तो उतना ही आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अगर वापस से अगर रिलीज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। जैसे मैंने बात की थी सॉल्युबिलिटी में, तो सॉल्युबिलिटी टर्म बेटा सैचुरेशन पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है। तो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम अमाउंट आप डिजॉल्व कर सकते हो जितना आपका डिजॉल्व होगा, है ना, अप टू लेकिन बेटा फिक्स क्या होना चाहिए आपका, फिक्स होना चाहिए आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उस पर जो हम टर्म डिफाइन करते हैं वो रहेगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके बाद में मैंने आपसे अभी बात किया है कि भाई किस तरीके से आपका डिसोल्यूशन है, क्या आपका क्रिस्टलाइजेशन है, इक्विलिब्रियम क्या है और आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो आप यहाँ पे देखो मैं बात करूँगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व कंप्लीटली इन गिवन अमाउंट ऑफ जो सॉल्वेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था तो वही आपकी यहाँ पे डेफिनेशन है। तो क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप कितना डिजॉल्व कर सकते हो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन बेटा फिक्स क्या होना चाहिए आपका टेम्परेचर, तो वही आपका डिफाइन करेगा सॉल्युबिलिटी टर्म। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको हम इसके आपके किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस एज ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट, दैट इज़ मोल। आपका ऊपर मोल डिफाइन, नीचे आपका वॉल्यूम डिफाइन किया जाएगा और यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी टर्म आपका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आपका बिल्कुल चेंज होगा। तो सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूँ तो सॉल्युबिलिटी को मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर मैंने रिलेट किया था बेटा मोलरिटी के साथ। तो कहीं ना कहीं मोलरिटी टर्म आपके सॉल्युबिलिटी टर्म को प्रॉपर डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ गया बेटा व्हाट इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपको ऑलरेडी डिस्कस आपको हुआ होगा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं बेटा फैक्टर्स के बारे में। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर बेटा आपका सॉल्यूट पोलर हुआ तो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट हुआ बेटा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। क्लियर है। आपका सेम नेचर होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको भी बताए थे। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं अपन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, हम बात कर रहे हैं सॉलिड के साथ लिक्विड की, हम बात कर रहे हैं सॉलिड के साथ बेटा लिक्विड की, यस इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी बेटा यहाँ पे आपकी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी इन केस ऑफ जब सॉलिड आपका लिक्विड में मिक्स होगा। प्रेशर की बात करेंगे तो भैया सॉलिड के पास देखो बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो मतलब यहाँ पे आप अगर प्रेशर अप्लाई करोगे भी तो भी बेटा यहाँ पे कंप्रेस तो बिल्कुल भी आपका सॉलिड कंप्रेस ही नहीं होगा। जब कंप्रेस नहीं होगा तो क्या प्रेशर को इफेक्ट करेगा, नहीं। तो प्रेशर की वजह से यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपको क्रिएट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। ओके, इसके बाद मैं बात करूँगा कि आपका जो सॉल्युबिलिटी था उस पर किस तरीके से टेम्परेचर डिफाइन आपका करेगा। तो आपका पॉइंट है कि जनरली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
क्यों बेटा? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, आपका जो सॉल्वेंट होगा बेटा उसमें जो भी एम्प्टी स्पेस होगा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो लिक्विड है बेटा वो एक्सपांड करेगा, तो डेफिनेटली आपका जो सॉल्बिलिटी है वो आपकी डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगी बेटा सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट की। नेक्स्ट आपका बात करेंगे, मैं आपको पढ़ाया था अगर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी ये बात मैंने आपको बात की थी कि जनरली 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड बाई 2 फोल्ड्स। क्लियर है? 2 से 3 फोल्ड्स मैंने आपको रेंज बताई थी। क्लियर है? जब आप 10 डिग्री से मैंने आपका जो सॉल्बिलिटी प्रोसेस है वो एगोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी डेल्टा एच पे। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको एक कुछ एनसीईआरटी का कुछ आपको यहाँ पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आयोनिक सॉलिड्स की आपकी सॉल्बिलिटी डिफाइन की गई है। एक्स पे लिया उन्होंने टेम्परेचर, बाई पे बेटा बैक्सिस पे उन्होंने डिफाइन किया सॉल्बिलिटी। तो डिफरेंट आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं इनकी सॉल्बिलिटी अगर आपको याद रखनी है तो आप याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आज के लिए बच्चों में इतने रखते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कल हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करो एंड स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।